पिछले वीडियो में हम लोगों ने मुख के बारे में देखा, मुख में पाए जाने वाले अंगों के बारे में जाना। आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं ग्रसनी और ग्रास नली, और इसके बाद हम लोग देखेंगे आमाशय के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं ग्रसनी के बारे में। ये जो हमारा मुख है, इसी मुख के अंदर दांत और जीभ पाए जाते हैं और इसके ऊपर लार ग्रंथियाँ। इसके पीछे जैसे ही जाते हैं तो एक खोखला भाग पाया जाता है, उस खोखले भाग को ही कहते हैं ग्रसनी। उसी खोखले भाग को कहते हैं ग्रसनी। ये चीज़ ध्यान में रखना है। इस ग्रसनी वाले भाग में कुछ होता नहीं है भोजन का, ये नीचे की ओर ले जाने में मदद करता है। लेकिन यहाँ पे ग्रसनी में जो भाग है, इसमें दो प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं। उन्हीं छिद्रों के बारे में जानना जरूरी है। एक तो ये छिद्र है जो कि श्वास नली की ओर जाता है, और एक है ये छिद्र जो भोजन नली की ओर जाता है। तो जो श्वास नली की ओर छिद्र जाता है, उस छिद्र को हम लोग कहते हैं ग्लोटिस, और जो भोजन नली के द्वार जाता है उसे कहते हैं गलेट। हिंदी में इसको कहते हैं भोजन द्वार, और इसको हिंदी में कहते हैं श्वास द्वार। तो ये दो प्रकार के छिद्र होते हैं ग्रसनी में, जो कि एक श्वास नली की ओर खुलते हैं और एक भोजन नली की ओर खुलते हैं। अब सवाल ये है कि जब हम भोजन करते हैं तो वो भोजन सीधा भोजन नली में जाना चाहिए, ना कि श्वास नली में। अगर श्वास नली में जाएगा तो श्वास नली को जाम करेगा और सांस लेने में बहुत तकलीफ होगी, उससे व्यक्ति मर भी सकता है। इसके लिए प्रकृति ने एक विशेष प्रकार का प्रबंधन किया है। इसमें इन दोनों नलियों को अलग करने के लिए जब हम भोजन कर रहे होते हैं तो श्वास नली को ढकने के लिए श्वास नली के ऊपर एक कोशिकीय मोटा मांस रचना जैसा एक संरचना बनाया। उस संरचना को हम लोग कहते हैं इपिग्लोटिस। वो एक भाल्व की तरह काम करता है, और ये जैसे ही हम भोजन अंदर की ओर करते हैं तो ये श्वास नली को क्या कर देता है, ढक देता है, और भोजन जो है वो सीधा गलेट से होते हुए भोजन नली में प्रवेश कर जाता है और श्वास नली में नहीं जाता। इसका ध्यान में रखना है। तो इस वाले रचना को कहते हैं इपिग्लोटिस। इपिग्लोटिस इपिग्लोटिस। तो ग्रसनी का जो भाग है, उस भाग में दो प्रकार के छिद्र हैं, एक है ग्लोटिस और एक है गलेट। गलेट को भोजन द्वार और ग्लोटिस को श्वास द्वार कहते हैं। इन दोनों को अलग करने के लिए एक मोटी मांस रचना पाई जाती है, उस मोटी मांस रचना को इपिग्लोटिस कहते हैं। यहाँ पे भोजन का कुछ भी नहीं होता, भोजन अब नीचे की ओर सरकता है। तो भोजन अब पहुँच जाता है कहाँ, भोजन द्वार से होते हुए भोजन नली में। भोजन नली, या इसे कहते हैं ग्रास नली। जब हम ग्रास नली को जूम करके देखते हैं तो ये कुछ इस प्रकार का नज़र आता है। ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग देखने जा रहे हैं ग्रास नली या भोजन नली को। भोजन नली को जब हम बड़ा करके देखते हैं तो कुछ इस प्रकार का संरचना निकल कर सामने आता है। ये इस प्रकार का नहीं होता, एक बिल्कुल सरल संरचना होता है। लेकिन जब हम भोजन कर लेते हैं, भोजन करते हैं, तो रचना इस तरह का रचना का निर्माण होता है भोजन नली में। भोजन नली की जो खास बात है वो उसको समझना जरूरी है। भोजन नली की जो दीवारें होती हैं वो काफ़ी मोटी मांस रचना होती है। ये 19 लेयर में बटी होती हैं। तो ये काफ़ी मोटी और मजबूत मांस रचना होती है, और इसमें हमेशा सिकुड़ने और फैलने की घटना होते रहती है। सिकुड़ने और फैलने की घटना होते रहती है, जिसके कारण एक गति की उत्पत्ति होती है। उस गति को क्रमानुकुंचन गति कहते हैं। क्रमानुकुंचन गति क्या है, ये सवाल पूछा जाता है। क्रमानुकुंचन गति, इस गति के बारे में ध्यान में रखना है। भोजन नली की दीवार में सिकुड़ने और फैलने की घटना को ही कहा जाता है क्रमानुकुंचन। क्रमानुकुंचन, और इसी गति को, भोजन को ये नीचे की ओर सरकने में मदद करता है, तो एक गति की उत्पत्ति होती है। उसी गति को कह देते हैं हम लोग क्रमानुकुंचन गति। तो भोजन को जो भोजन नली में सरकने में नीचे की ओर मदद करता है, उस गति को हम लोग कहते हैं क्रमानुकुंचन गति। तो ये गति कहाँ हो रहा है, भोजन नली में। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा। भोजन जहाँ पे रहता है, पहुँचता है भोजन नली के अंदर, ये है भोजन। उस स्थान पे जो भोजन नली की जो दीवार है वो दीवार फैल जाती है। तो ये फैल जाता है, और आगे का हिस्सा जो है वो सिकुड़ा हुआ होता है, सिकुड़ जाता है, सिकुड़ा हुआ।
तो आगे ऊपर की ओर सिकुड़ा हुआ भाग और नीचे की ओर सिकुड़ा हुआ भाग होता है, और जिस स्थान पे भोजन पाया जाता है उस स्थान पे उस दीवार का जो भाग होता है वो फैल जाता है। और जैसे ही ये भोजन नीचे की ओर सरकता है तो ये वाला भाग फिर क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, और ऊपर वाला भाग सिकुड़ जाएगा। और फिर यहाँ से जब भोजन यहाँ पे आएगा तो ये वाला भाग फिर फैल जाएगा और पीछे वाला भाग क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो इस तरह से भोजन जो भोजन नली में पहुंचता है नीचे की ओर, वो भोजन नली के दीवार के सिकुड़ने और फैलने की घटना के कारण पहुंचता है। और इसके बाद यहाँ पे जो भोजन है वो सीधा नीचे की ओर आ जाता है और यहाँ पे भोजन का कुछ भी नहीं होता। अब ये भोजन पहुँचेगा कहाँ, आमाशय में। तो इसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं आमाशय को। तो चलिए अब देखते हैं आमाशय को। आइए अब देखते हैं आमाशय को। आमाशय जो है वो आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। इसको आसानी से अध्ययन करने के लिए इसको 3 भागों में हम लोग देखते हैं बांटकर। सबसे पहला भाग जो है, जब भोजन नली से आमाशय में प्रवेश करता है, तो जब भोजन नली से आमाशय में प्रवेश करता है तो सबसे पहला भाग होता है, उस भाग को कहते हैं कार्डियक। ये भाग कौन सा है, कार्डियक। और कार्डियक के बाद जो भोजन दूसरा भाग होता है, मध्य भाग, बिल्कुल बीचों बीच का सेंटर वाला भाग, उसको हम लोग कहते हैं फुंडिक। और सबसे निचला जो भाग होता है उसको कहते हैं पाइलोरिक। तो इस तरह से आमाशय के 3 भाग होते हैं। भोजन जो है आमाशय में सबसे लंबे समय तक रुकता है। यहाँ पर भोजन 3 से 4 घंटों तक रुकता है। जो हम लोग भोजन करते हैं, अगर यहाँ पे टूटा नहीं पूरी तरह से भोजन, तो जितना भी भोजन का भाग है पूरी तरह से टूटना होता है, एकदम महीन महीन कण में बदलना होता है, लेव के रूप में बदलना होता है। वो सभी क्रियाएं जो होती हैं वो आमाशय के अंदर ही होती है। तो आमाशय के अंदर ही होती हैं। यहाँ पे जिस तरह से मिक्सी मशीन काम करता है उसी तरह से आमाशय काम करता है, और भोजन को कभी इधर से धक्का देता है, कभी ऊपर से धक्का, कभी बीच से धक्का, और इस तरह धक्का मुक्की करते करते भोजन को एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देता है। इसके अलावा इसके अंदर से, इसके दीवार के अंदर से कई प्रकार के तरल पदार्थ निकलते हैं, और वो तरल पदार्थ भी भोजन को तोड़ने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो चलिए अब इसके दीवार का अध्ययन कर लेते हैं। इसका जो दीवार होता है वो ग्रंथि से बना होता है, और उस ग्रंथि को लोग कहते हैं जठर ग्रंथि। तो यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि जठर ग्रंथि कहाँ पाया जाता है। तो जठर ग्रंथि जो है वो आमाशय के दीवार में पाया जाता है। जठर ग्रंथि से एक रस का स्राव होता है, उस रस को हम लोग कहते हैं जठर रस। जठर रस जो है, यही रस जो है वो भोजन को तोड़ने में बहुत सहायता करता है। और जठर रस का जो स्राव है प्रतिदिन एक सामान्य मनुष्य के शरीर में 3 लीटर से 4 लीटर के बीच होता है। तो इस तरह से जठर रस का जो स्राव होता है प्रतिदिन वो 3 लीटर से 4 लीटर के बीच होता है। इस जठर रस के अंदर 3 चीज़ें मुख्य रूप से मौजूद होती हैं। एक है अम्ल, दूसरा है म्यूकस, और तीसरा है पेप्सिनोजेन। तो अभी बात करेंगे आगे इन तीनों के बारे में। तो जठर ग्रंथि जो है, उस जठर ग्रंथि में 3 अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। 3 अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसको ध्यान में रखना है। पहली जो कोशिका है वो है श्लेष्मा कोशिकाएं, दूसरा जो कोशिका है वो है अमलजम कोशिकाएं, और तीसरा जो कोशिका है वो है जाइमोजिन कोशिकाएं। 3 कोशिकाओं से मिलकर जठर ग्रंथि के दीवार का निर्माण होता है, और यही आमाशय की दीवार का निर्माण करते हैं। ये क्या काम करते हैं, तो जो श्लेष्मा कोशिकाएं होती हैं वो म्यूकस का स्राव करती हैं। सबसे ज़्यादा म्यूकस एक तरल पदार्थ होता है जो गाढ़ा चिपचिपा होता है। इस म्यूकस का स्राव करते हैं कौन, श्लेष्मा कोशिकाएं। अगर कभी आपको उल्टी हुआ होगा तो पता चलता होगा कि उल्टी जब हम लोग करते हैं तो चपचपा पदार्थ अंदर से बाहर निकलता है। वही चपचपा पदार्थ जो होता है वो होता है म्यूकस। ये चपचपा पदार्थ पूरे सबसे ज़्यादा इसी का स्राव होता है। दूसरा भाग है जो है अमलजम कोशिकाएं। ये क्या करता है, एक अम्ल, प्रबल अम्ल, शक्तिशाली अम्ल का निर्माण करता है, एसिड का, जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं HCl अम्ल। ये क्या काम करता है, ये करता है भोजन में आए सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है, पूरी तरह से नष्ट कर देता है, पूरी तरह से सूक्ष्म जीवों को क्या कर देता है, खत्म। तो अम्ल का काम होता है भोजन को में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना। तो सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि आमाशय में कौन सा अम्ल निकलता है, तो HCl अम्ल निकलता है, या मनुष्य के अंदर कौन सा अम्ल का स्राव होता है, ये भी सवाल पूछा जाता है। तो वो है कौन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl। इसको ध्यान में रखना है। इसका एक और काम है, उसको हम देखते हैं आगे।
समझ लेते हैं पहले जाइमोजिन कोशिकाएं। तीसरा जो कोशिका है वो है जाइमोजिन कोशिका। ये क्या करता है, एक तरल पदार्थ निकालता है जिसका नाम है निष्क्रिय पेप्सिनोजेन। निष्क्रिय पेप्सिनोजेन, इसको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अम्ल जो है इसी निष्क्रिय पेप्सिनोजेन के साथ जाके अभिक्रिया कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है और अभिक्रिया करने के बाद इसको सक्रिय पेप्सिनोजेन में बदल देता है। तो यहाँ से एक सवाल पूछा जाता है कि निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिनोजेन में कौन बदलता है, तो वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब ये सक्रिय पेप्सिनोजेन क्या करता है भाई, तो सक्रिय पेप्सिनोजेन जो है, जो हम लोग प्रोटीन खाते हैं उस प्रोटीन को पचाता है, तोड़ता है। तो प्रोटीन का पाचन का जो शुरुआत होता है वो आमाशय में ही होता है, इसका ध्यान में रखना है। प्रोटीन का जो पाचन का शुरुआत होता है वो कहाँ से होता है, आमाशय में। स्टार्च का पाचन का शुरुआत कहाँ से होता है, मुख से। तो पाचन का शुरुआत मुख से, और प्रोटीन का जो पाचन होता है वो कहाँ होता है, आमाशय में। कौन करता है, सक्रिय पेप्सिनोजेन। और ये सक्रिय पेप्सिनोजेन प्रोटीन से अभिक्रिया करता है और उसको बदल देता है पेप्टोन में। तो उसका प्रोटीन का छोटा टुकड़ा जो होता है उसी को कहते हैं पेप्टोन। तो इस तरह से सक्रिय पेप्सिनोजेन प्रोटीन को तोड़ देता है और उसको पेप्टोन में बदल देता है। तो ये था श्लेष्मा, जो कि श्लेष्मा जो है म्यूकस का स्राव करता है। अब ये म्यूकस का जो कार्य है वो समझ लेते हैं। म्यूकस जो है ये पूरी तरह से इसके दीवार में फैला रहता है। इसका काम होता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को इन जगहों पे चिपकने ना दे। ये जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इन दीवारों से चिपकेंगे तो हमारे दीवार को भी ये क्षतिग्रस्त कर देंगे। एसिड हमारे लिए हानिकारक होता है। तो ये आमाशय की दीवार की जो रक्षा करता है अम्ल से, वो कौन करता है, म्यूकस, इसका काम होता है। अब एक और बात समझ लेते हैं कि कब्ज जो है वो बहुत दिक्कत होता है, कभी कभी खट्टा ढकार आता है, उसके पीछे का कारण क्या होता है, तो वो कारण यहीं से शुरू होता है। इसको हम लोग समझ लेते हैं। जब हम अधिक तेलीय पदार्थ खा लेते हैं, पूड़ी समोसा ये सब ज़्यादा मात्रा में खा लेते हैं, पकौड़ा ये सब, तो उस स्थिति में क्या होता है, यहाँ पर एक भाल्व होता है जो कि यहाँ आने के बाद भोजन को ऊपर की ओर जाने नहीं देता है। लेकिन क्या होता है कि जब हम अधिक तेलीय पदार्थ खा लेते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है कि ये भाल्व थोड़ा ढीला हो जाता है, चिकना हो जाता है, जिसके कारण इसके अंदर का जो अम्ल है वो निकल कर कहाँ चला जाता है, ऊपर की ओर। और ये जब ऊपर की ओर आता है तो उसी स्थिति को हम लोग कह देते हैं एसिडिटी, अपच, अपच कहा जाता है। अपच में हम लोगों को खट्टा ढकार आना चालू हो जाता है और ये दीवार को नुकसान भी पहुंच जाता है उस स्थिति में। तो अम्ल की क्षमता को कम करने के लिए अपच के समय में अम्लीय माध्यम हमारे शरीर के अंदर अधिक हो जाते हैं, तो उस समय हम लोग अपने शरीर में क्षार को डालते हैं। तो जो इनो का प्रचार आप लोग देखते होंगे एडवर्टाइजमेंट, वो जो इनो होता है वो क्षार होता है, और जब उस क्षार को हम लोग पी लेते हैं तो अम्लीय गुण को वो पूरी तरह से ख़त्म कर देता है और अपच की जो घटना है वो हमारे शरीर से ख़त्म हो जाती है। तो उस स्थिति में हम लोग को क्षार ही पीना चाहिए। तो तेलीय पदार्थ का सेवन लंबे समय तक नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हमारे शरीर को नुकसान भी पहुंचाता है। अब दूसरा कंडीशन हम लोग समझेंगे अल्सर को। एक पॉइंट है अल्सर, इसको हम लोग देख लेते हैं कि अल्सर क्या होता है। अल्सर इसी भाग से संबंधित बीमारी है। वो होता क्या है इसको देखते हैं। अल्सर क्या होता है कि जब आमाशय की दीवार अपने आप ही फूल जाए, जख्म हो जाए आमाशय की दीवार में, तो उसी जख्म को हम लोग कहते हैं अल्सर। तो ये अल्सर होता कैसे है, जब हम ज़्यादा अल्कोहल कंजप्शन करने लग जाते हैं या ये अम्ल जो है वो आमाशय की दीवार में चिपक जाता है, तो उस स्थिति में आमाशय की दीवार को फुला देता है और वो एक जख्म का रूप ले लेता है। उसी जख्म को हम लोग कहते हैं अल्सर। जब ये अल्सर हमारे शरीर में हो जाता है और ये फट जाता है तो इस स्थिति में इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। मेरे परिजन में ऐसा हो चुका है हादसा। तो अल्कोहल कंजप्शन से ये ज़्यादा घटना घटती है। जब हम भूखे पेट अल्कोहल का कंजप्शन मतलब अल्कोहल को लेते हैं, शराब पीते हैं, उस स्थिति में ऐसा घटना घट सकता है। तो इससे बचाव के लिए डॉक्टर भी काफ़ी पैसा लेता है। इंडोस्कोपिक एक प्रक्रिया है जो कैमरा को एक रॉड के माध्यम से अंदर घुसाया जाता है और जो जख्म है उस जख्म को बांधा जाता है। एक जख्म बांधने का 6,000 रुपये लगता है चार्ज। इसलिए शराब का सेवन ना करें तो ही अच्छा है, इसका ध्यान रखेंगे। तो शराब पीने से ना ये घटना काफ़ी घट सकती है। तो हमारे शरीर को सुरक्षित भी रखना जरूरी है। तो जो अल्सर है, ये अल्सर क्या होता है,
ये आमाशय की दीवार में जब जख्म हो जाता है, आमाशय की दीवार जब फूल जाता है तो उसी स्थिति को हम लोग कहते हैं अल्सर। और इसकी घटना का किस तरह से होती है, तो शराब पीने से या फिर अम्ल के दीवार में चिपक जाने से। अब एक और बात थोड़ा छोटा सा और है, समझ लेना है। जब यहाँ पे जब भोजन पहुँच जाता है तो 3 से 4 घंटों में जितना भी भोजन होता है वो एकदम लेई के समान संरचना बन जाता है और उसमें अम्ल जो है वो पूरी तरह से मिक्स हो जाता है और भोजन का जो माध्यम होता है वो अम्लीय हो जाता है। अगर ये अम्लीय भोजन शरीर के आगे की ओर भाग में जाएंगे तो शरीर के अन्य भागों को भी ये नुकसान पहुंचाते हैं। इसके लिए प्रकृति ने एक और चीज़ किया है, उसके बारे में हम आगे देखेंगे छोटी आंत में। लेकिन एक और बात समझ लीजिए कि जब यहाँ पे भोजन लेई के समान बन जाता है, भोजन पूरी तरह से एकदम महीन लेई के समान रचना बन जाता है, तो उस लेई को कायम कहते हैं। उस लेई को क्या कहते हैं, कायम कहते हैं। इसका ध्यान में रखना है। तो जब आमाशय में भोजन लेई के रूप में बदल जाता है तो उस भाग को हम लोग कहते हैं कायम। तो इस तरह से आमाशय में भोजन का पाचन होता है और सबसे ज़्यादा समय आमाशय में ही भोजन रुकता है। और एक और बात, आमाशय में ही सबसे पहले प्रोटीन का पाचन का शुरुआत होता है और वो प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो सक्रिय पेप्सिनोजेन करता है। तो इस तरह से आमाशय खत्म होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में और उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो अब इसको ध्यान से 1 या 2 बार रिपीट करके देख लें ताकि ये पूरा चैप्टर, ये पूरा टॉपिक समझ में आ जाए आपको और आपको आसान हो जाए, ताकि इसको समझकर आप आसानी से लिख सके, इससे संबंधित प्रश्नों को बना सके। इसका ध्यान रखें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।